प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विष्णु प्रभाकर जो कि साहित्यकार हैं, जिनकी लेखनी न केवल कहानी पर, उपन्यास पर, नाटक पर, यहाँ तक कि एकांकी और रेखाचित्र के साथ साथ रिपोर्टाज पर भी चली। इतने बहुआयामी लेखन करने वाले विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत मीरापुर नामक ग्राम में एक वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद और माता का नाम महादेवी था। दादा चिरंजी लाल मुरब्बी के नाम से प्रसिद्ध थे। विष्णु प्रभाकर जी का संयुक्त परिवार था। उनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। विष्णु प्रभाकर के बड़े छोटे भाइयों के नाम क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति उनके घर में उपस्थित हो गई। विष्णु प्रभाकर जी पर अधिक स्नेह होने के कारण उनके घर के लोग उसे विष्णु दयाल या विष्णु सिंह कहकर पुकारते थे। इसलिए गांव के प्राइमरी स्कूल में भी विष्णु दयाल नाम ही लिखाया गया। यहाँ तक कि प्रभाकर नाम कैसे उनके साथ जुड़ा, इसका भी एक रोचक वृतांत है। वह वृतांत इस प्रकार है कि उस समय उन्होंने हिंदी प्रभाकर नाम से एक परीक्षा उत्तीर्ण की और उत्तीर्ण करने के बाद वो हिंदी प्रभाकर का प्रभाकर उनके नाम के साथ जुड़ गया। प्रभाकर उपनाम की वजह से उनके जीवन में अनेक यादगार प्रसंग भी बनते रहे, जो कुछ समय के लिए उनके सुखद भी था और दुखद भी। प्रभाकर उपनाम के कारण उन्हें महात्मा गांधी हत्याकांड में 2 माह तक जेल में रहना पड़ा। गांधी जी की हत्या के बाद प्रभाकर होने के कारण उन्हें महाराष्ट्रियन मान लिया गया और पुलिस जांच पड़ताल के लिए आ पहुंची। जब कुछ प्रमाणित नहीं हो सका और शिकायत झूठी निकली, तब कहीं जाकर उन्हें मुक्ति मिली। इस प्रकार इनके परिवार में जो नामकरण की वृत्ति थी, उससे यह देखा जाता है कि नाम का आधार धार्मिक प्रवृत्ति भी होती है। जिस घर में धर्म के प्रति ज़्यादा आस्था होती है, तो उस घर में बच्चों के नाम अधिकतर देवी देवताओं के नाम पर रख दिए जाते हैं और उनसे ऐसा माना जाता है, उनका ऐसा मानना होता है कि यथा गुण यथा नाम तथा गुण, कि जैसा नाम है वैसा ही गुण बच्चे में दिखे। तो ऐसा ही कुछ इनके यहाँ
विष्णु प्रभाकर जी के माता पिता ने कुछ सोचा होगा। विष्णु प्रभाकर जी अपने बचपन के 12 साल अपनी माँ के साथ मीरापुर में ही बिताते हैं। घर में बड़े लाड प्यार से इनकी परवरिश होती है। इनके बारे में एक बात यह खास रही कि इन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। इनके पिताजी की छोटी सी तंबाकू की दुकान थी। दुकान में एक टोकरे में किताबें भरी थी। अक्षर ज्ञान प्राप्त होने के बाद विष्णु जी ने इसका अध्ययन लगन के साथ किया। विष्णु जी ज्ञान की यह धारा में अविरल डूबे रहते थे, यानी हर समय वो पढ़ते रहते थे। लेकिन गांव में शिक्षा का प्रबंध बहुत कम था, अतः इन्होंने गांव से दूर जाना जरूरी हो गया। माँ ने बड़े अरमान के साथ विष्णु जी के मामा, जो कि हिसार में रहते थे, वहाँ इन्हें भेज दिए। विष्णु जी खुद अपने शब्दों में बयान करते हैं, मुझे आगे पढ़ने के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ा। आंखों में आंसू भरकर स्वयं मेरी माँ ने यह कहते हुए हम दोनों भाइयों को अपने से दूर किया कि राम लक्ष्मण को वनवास दे रही हूँ, जिससे वे कुछ बन सकें। इस प्रकार का वातावरण उनके घर में था। विष्णु जी के मामा के यहाँ शैक्षिक वातावरण था, किताबें भी थी। किताबें ही नहीं थी, किताबों का पूरा भंडार था। इतनी सारी किताबें देखकर विष्णु जी का ज्ञान पिपासु मन उछल उठा। खुशी से विभोर हो गया। उसके ज्ञान पाने की इच्छा ने बहुत जोर पकड़ा। विष्णु जी कहते हैं, माँ कहा करती थी कि बचपन में मुझे बहुत पढ़ने का बहुत चाव था। यानी माँ उन्हें बताती थी कि बचपन में उन्हें पढ़ने का बहुत चाव था। इस क्षेत्र में स्वयं मेरी आदि गुरु माँ ही थी। वह अपने मायके से दहेज में पुस्तकों का एक बक्सा लाई थी। उन्हीं को फाड़ फाड़ कर मेरे बालक मन में छपे अक्षरों के प्रति पूजा की सीमा तक मोह पैदा हो गया था। सोचा करता था, कौन बनाता है इन्हें, कैसे बनाता है। तो इस प्रकार विष्णु जी के मन पर शिक्षा का प्रभाव या शैक्षिक वातावरण का प्रभाव बचपन से ही अपना रंग दिखाता रहा। उन्नीस 1920 में वे एक दिन हिंदू मुसलमान एक साथ होकर अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। कांग्रेस की एक सभा में एक मासूम बच्चे ने अपनी प्यारी भाषा में कहा था, मैं खद्दर पहनता हूँ, मेरी प्रार्थना है आप भी खद्दर पहने, यानी खादी पहने। हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ें अंग्रेज़ों से। तब मुझे मेरे चाचा ने कहा था, देख बे, एक वह लड़का है, एक तू है, कैसा अच्छा बोलता है। यानी बचपन से ही उनको बोलने की भी तालीम दी जा रही थी, शिक्षा दी जा रही थी कि कैसे बोला जाता है। इस प्रकार प्रभाकर जी सभी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने वाले एकमात्र आवारा मनुष्य थे। उनकी कथा व्यथा पढ़कर या सुनकर दिल की धड़कन से कुछ आवाज़ निकलती है। गहराइयों में जाकर देखें तो प्रभाकर समंदर का सचमुच एक अनमोल मोती की तरह रत्न है।
जो मानव मन के कोने में कई सारी अमूल्य निधियां छुपाए बैठे हैं। उनका बचपन महामानव की भांति ही था, इसमें कोई संदेह नहीं। विष्णु जी सरल, सहज, सहिष्णु, संवेदनशील और संघर्षशील स्वभाव के धनी रहे हैं। विष्णु जी के मिलनसार, निराभिमानी एवं शिष्टाचार स्वभाव के कारण उनका जीवन बिल्कुल सादगी पसंद था। उनसे बातचीत में कोई यह नहीं जान सकता था कि यह हिंदी के अत्यंत सफल नाटककार, कहानीकार तथा उपन्यासकार से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अहम उन्हें छू भी नहीं सकता था। वे सहायता करने के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे। उनका सहायक व्यक्तित्व उनकी विशेषता रहा। इनका विवाह सुशीला नाम की स्त्री से हुआ। इनकी सगाई बाल्यावस्था में हो गई थी, लेकिन उनकी आयु 18-19 वर्ष की हुई तब उनके दद्दा की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात प्रभाकर जी का विवाह 26 वर्ष की आयु में 1938 में हरिद्वार की सुश्री सुशीला से हुआ। वे विनम्र स्वभाव की महिला थी। जीवन संगिनी के रूप में प्रभाकर जी को एक एक कदम पर उन्होंने पतिव्रती नारी बनकर अपना कर्तव्य निभाया। उनके हृदय में दिव्यता और मनुष्यता विराजमान थी, यानी विद्यमान थी। विष्णु जी कहते हैं कि उसने एक दिन मुझसे कहा था, जानते हो मैंने आपसे शादी क्यों की? सुना होगा कि मैं सुंदर हूँ। जी नहीं। वह तुरंत बोल उठी, तो इसलिए कि आप लेखक हैं। सुशीला जी में अगाध सहनशीलता थी। घर गृहस्थी को निभाते हुए अपनी अदम्य शक्ति के साथ कैंसर जैसी भयानक बीमारी का सामना करते हुए वे सदा मुस्कराती रहीं। सुशीला जी से विवाह होने से प्रभाकर जी के जीवन में एक नए किरण विद्यमान हुई। प्रभात में सूर्य की पहली किरण रोशनी की लहर दे जाती है, उसी प्रकार प्रभाकर जी के जीवन में खुशियों की लहर लाने वाली एक सहचरणी थी। इस प्रकार उनका जीवन सुशीला जी को पाकर पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ। पत्नी की मृत्यु होने के पश्चात प्रभाकर जी की रचना देखें तो हमें पता लगता है कि उतनी मधुरता और कैसे आ बसी। लेकिन एक लेखक का तो कर्म ही वही होता है, वह सांत्वना पाने के लिए कलम को ही अपना हथियार बनाता है। वह पुरुष है जो नारी की अपूर्णता को मिलाकर पूर्ण बन जाना चाहता है, यानी पुरुष है जो नारी के गुणों को पाकर पूर्ण बन जाता है। विजेंद्र स्नातक, जो कि एक साहित्यकार हैं, वो लिखते हैं कि इस देश में कलम के सहारे जीने का साहस बड़े जीवट और कष्ट का काम है। वह तभी संभव है जब आप अपना जीवन साथी उस कष्ट में सहयात्री हो, सहभागी हो। आपकी पत्नी को मैंने सदैव प्रसन्न मुद्रा में ही देखा है, इसलिए मैं तो केवल उनके सुखी संतुष्ट संघर्ष में जीवन में मैंने सात्विकता की छटा देखी है। मैं इसलिए आप दोनों के समवेत रूप को ही सुखी जीवन का प्रतीक समझता हूँ। इस प्रकार
इनका जीवन दुख सुख की नौका में तरता हुआ आगे बढ़ता रहा। इस प्रकार विष्णु प्रभाकर जी ने अन्य विधाओं के साथ में एकांकी में भी अपना हाथ आजमाया। एकांकी लेखन के लिए उन्होंने फ्रायड की मनोविश्लेषण पद्धति को अपनाया। उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनके एकांकी विशेष उल्लेखनीय है। इनमें चरित्रों के अंतर्द्वंद का गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। प्रभाकर जी के पूर्ण लेखन में सामाजिक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति है। चूँकि प्रभाकर गांधीवादी विचारक थे, इसलिए उनके साहित्य में भारतीय परंपराओं का शुद्ध सांस्कृतिक रूप परिलक्षित है। उन्होंने मनुष्य की असीमित आकांक्षाओं को व्यंग के धरातल पर चित्रित कर उनकी पूर्ति न होने पर मनुष्य की असंख्य पीड़ाओं को जीवंत रूप दिया है। इस प्रकार आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के यथार्थ चित्र उनकी लेखनी ने अंकित किए हैं। मानव मन तथा सामाजिक समस्याओं का मौलिक विश्लेषण, बुद्धि और विवेक की प्रधानता तथा मनोवैज्ञानिक विवेचन आपके एकांकियों की मौलिक विशेषताएं हैं। आपने सबसे अधिक सामाजिक एकांकियों की रचना की है। साथ ही भारत के नवनिर्माण और राजनीति से संबंधित भी अनेक एकांकी लिखे हैं। कतिपय पौराणिक एकांकियों में उनकी धार्मिक और नैतिक चेतना की आदर्शवादी अभिव्यक्ति हुई है। ममता का विष आपका प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एकांकी है। इनके अन्य प्रसिद्ध एकांकी इस प्रकार हैं: इंसान, संघर्ष के बाद, प्रकाश और परछाई, गीत और गोली, स्वाधीनता संग्राम आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके एकांकियों का धरातल बहुत विस्तृत है। आपने कुछ प्रसिद्ध ध्वनि एकांकी भी लिखे हैं जिनका रेडियो पर प्रसारण हुआ है। उनमें दरिंदा विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार विष्णु प्रभाकर जी सामाजिक, राजनीतिक और समकालीन परिवेश से प्रभावित होते हुए अपने लेखन में दुख और सुख की जो बेला है उसको निरूपित करते हैं। इस प्रकार विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी लेखन की प्रक्रिया सतत चलती रही। अपने पाठ्यक्रम में संकलित एकांकी है वह जा ना सकी, उस पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।